हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ आईआर कंपाउंड। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक टॉपिक है, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही ये टॉपिक है। हम इस पे बात करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है फ्रीक्वेंसी ऑफ आईआर कंपाउंड। बेसिकली फिजिक्स में, बेसिक फिजिक्स में हम फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाई म्यू। और ये जो लॉ होता है उस लॉ को हम हुक्स लॉ कहते हैं। हुक्स लॉ कहते हैं मतलब जो हो गया है, हुक्स लॉ कैसे काम करता था। मान लो आपके पास एक एंड ये है ए है, दूसरा एंड बी है, उसके बीच आपने कोई स्प्रिंग लगा रखी है ए का मास m1 है मान लेते हैं, बी का मास m2 है, तो इन दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिए हुक्स लॉ अप्लाई करते थे हम फिजिक्स में। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1/2 पाई सी क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिपेंड करेगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, आपका वो के पे और म्यू पे डिपेंड करेगी। और यहाँ पे के क्या है, आपका के हो गया है आपका फोर्स कांस्टेंट जिसे हम बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड स्ट्रेंथ कुछ भी कह लेते हैं। और ये जो म्यू है यहाँ पे, इस म्यू को हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास। क्या कहते हैं, म्यू को हम कहते हैं रिड्यूस मास होते हैं। मान लो यही एटम है, ये m1 m2 यही मॉलिक्यूल है, इस ए बी मॉलिक्यूल का अगर मुझे रिड्यूस मास निकालना होगा तो वो होगा मेरा 1/μ इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1/m1 प्लस 1/m2। ये हो गया है। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/μ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये कितना हो जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो जाएगा, ठीक है। m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, m1 m2 हो जाएगा। और अगर मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये जो होता है वो कहलाता है मेरा रिड्यूस मास कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने एक बात आपको बताई, जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला है 1/2 पाई सी के बाई म्यू। के ये हुक्स लॉ होता है, ये स्प्रिंग पे काम करता है कि जहाँ पे फोर्स कांस्टेंट या बॉन्ड ऑर्डर है, म्यू मेरा रिड्यूस मास है। म्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने आपको बताया है। ये बहुत बेसिक सी कक्षा 11 की फिजिक्स की बात हुई। अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी पहले डिपेंड करती है, हमने यहाँ पे भी देखा था, म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाई म्यू, यही था फॉर्मूला। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, पहला फैक्टर हो गया है आपका फोर्स कांस्टेंट पे, फोर्स कांस्टेंट, या अब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इसे कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। बेसिकली इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा जो फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा आपका रिड्यूस मास पे, या सिंपली आप इसको मास ऑफ एटम भी कह सकते हैं, मास ऑफ एटम भी आप इसे कह सकते हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो है आपका हो गया है टाइप ऑफ वाइब्रेशन, किस तरीके का वाइब्रेशन हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है कि बेंडिंग हो रही है। अगर स्ट्रेचिंग हो रही है तो कैसी स्ट्रेचिंग हो रही है, इस पे भी डिपेंड करेगा। और जो चौथा जो फैक्टर होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो मेन जो 4 फैक्टर है, ये 4 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए। फोर्स कांस्टेंट या बॉन्ड ऑर्डर, रिड्यूस मास या मास ऑफ एटम, टाइप ऑफ वाइब्रेशनल मोड हो गया है, और हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया है। बेसिकली आज की इस क्लास में हमको इन 4 चीज़ों पे ही बात करनी है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आप इसको लिख लीजिए। आपके पास वो MCQ पूछ सकता है कि फोर्स कांस्टेंट, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी इन सब पे डिपेंड करती है। इनके बाद भी मैं 1 बाई 1 इनको डिस्कस कर रहा हूँ। MCQ मैं वहीं से लेके आऊँगा, आपके पास वहीं से MCQ लेके आऊँगा। तो जो पहला सवाल है आपका, जो फ्रीक्वेंसी जो होगी आपकी म्यू बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फोर्स कांस्टेंट के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसे आप इसे बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहिए।
तो जैसे देखिए कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, 3 कंपाउंड है आपके पास। एक में ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का 3 होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो बेसिकली मैं देखूंगा कि अगर फ्रीक्वेंसी की बात आएगी तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, आपके पास एल्कीन एल्काइन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वो होती है 2100 सेंटीमीटर इनवर्स। डबल बॉन्ड की होती है 1600 सेंटीमीटर इनवर्स और सिंगल बॉन्ड की होती है 1400 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गया है आपका फ्रीक्वेंसी। यहाँ से ये सवाल पूछ सकता है आपको कि एल्कीन एल्कीन एल्काइन में से किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। आपको इस तरीके से आप बता पाएंगे, उसमें आपको ये देखना है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया है। एक जो होगी फ्रीक्वेंसी वो बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड कर रही है। दूसरी बात इसी में हम कर रहे हैं फोर्स कांस्टेंट वाली बात ही में। अगर मैं बात करूं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में। मान लीजिए दो एटम जो हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिनमें अगर मैं आपको बोलूं HF की फ्रीक्वेंसी और HBr की फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। सिंपली मैं इसको ऐसे भी बोल सकता, अगर आप मुझसे पूछे HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया है, आप अगर मुझसे पूछेंगे कि फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ये होगा कि फ्रीक्वेंसी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसमें जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसमें उतनी ज्यादा, तो इस हिसाब से HF में फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं मैं क्या करता हूं, मैं नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लेता हूं, ठीक है, या मैं एक काम करूं, मैंने पहले फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन को लेता हूं, FH लेता हूं, फिर NH लेता हूं, फिर OH लेता हूं, ठीक है जी, फिर OH लेता हूं, उसके बाद एक सेकेंड ना, NH लेता हूं, OH लेता हूं, ठीक, NH हो गया, OH हो गया आपका, और आपका FH, सॉरी यहाँ पे मैंने देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बनाना है, पहले मैं लगाऊंगा आपका FH को, फिर OH को, फिर NH को, फिर लगाऊंगा मैं CH को, ठीक है। NH की फ्रीक्वेंसी मैक्स ये होती है 3900 सेंटीमीटर इनवर्स पे। इसकी बात करूं तो मैं ये होती है आपकी 3600 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स में, यहाँ पे होती है ये 3400 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, और CH की बात करूं मैं तो ये होती है 2900 से 2500 सेंटीमीटर इनवर्स में। तो यहाँ से एक बात समझ में आई आपको, फ्लोरीन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पे मैंने दो बात बताई आपको, फोर्स कांस्टेंट से रिलेटेड आपको दो बातें बताई हैं, बस आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। HF, OH, NH, CH ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। HH पहले नंबर पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा उसके पास है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा फैक्टर आता है, नेक्स्ट फैक्टर आता है अब आता है आपका मास ऑफ द एटम। दूसरा फैक्टर जो है, दूसरा फैक्टर यहाँ से भी सवाल MCQ बन सकता है आपका, मास ऑफ द एटम, मास ऑफ द एटम, मास ऑफ द एटम। तो एक चीज हमने देखा, फ्रीक्वेंसी क्या था 1/2πc√k/μ। अब यहाँ से अगर मैं सीधे कहूँ इसको, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू √μ के। तो यहाँ से मैं एक रिलेशन कह सकता हूँ कि अगर मेरा देखो बेसिकली जो म्यू होता है ये क्या होता है आपका m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये क्वांटिटी बढ़ रही होगी, अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी, रिड्यूस मास बढ़ेगा, तो यहाँ को एक बात आपको समझनी है, अगर रिड्यूस मास बढ़ेगा तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी आपकी, घटेगी। अगर आपका रिड्यूस मास बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। कैसे पता, अगर आप OH की बात करें, OH की बात अगर आप करते हैं,
इस OH की बात करता हूं मैं, इस OH की जो फ्रीक्वेंसी आती है, आपको अभी भी बताया था मैंने, 3600 से लेके 3500 सेंटीमीटर के बीच में, इनवर्स के बीच में आता है। और इसी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया और उसकी जगह पे ड्यूटेरियम लगा दिया। बेसिकली अब हाइड्रोजन का मास, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन तो कॉमन है लेकिन हाइड्रोजन मास एक था, अब 2 हो गए, ड्यूटेरियम। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो गई, ये 2650 या 2630 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब आ जाती है। ये आपको ये समझना है कि अगर आपका मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, घटेगी। ये आपका क्या हो गया है, दूसरा फैक्टर हो गया है, मास से रिलेटेड हो गया है। अब हम तीसरा फैक्टर बता रहे हैं आपको। तीसरा फैक्टर क्या था, टाइप ऑफ वाइब्रेशनल मोड। ये भी यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ से आपको MCQ भी बताते जा रहा हूँ, मैं MCQ भी बताते जा रहा हूँ। तीसरा जो फैक्टर है, टाइप ऑफ वाइब्रेशनल मोड, टाइप ऑफ वाइब्रेशनल मोड। अगर इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा वाइब्रेशनल मोड पे, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मैं वाइब्रेशनल मोड की बात करता हूं तो वाइब्रेशन 2 तरीके से होती है, एक स्ट्रेचिंग होती है और एक होती है बेंडिंग होती है। स्ट्रेचिंग आपका बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड फैक्टर होता है और बेंडिंग आपकी बॉन्ड एंगल से रिलेटेड फैक्टर होता है। बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड एंगल पे डिपेंडिंग करती है, बॉन्ड एंगल पे डिपेंड करता है। स्ट्रेचिंग बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड फैक्टर है, बेंडिंग बॉन्ड एंगल। स्ट्रेचिंग की बात करूं मैं अगर, तो स्ट्रेचिंग 2 तरीके की होती है, सिमेट्रिकल भी हो जाए और अनसिमेट्रिकल भी हो जाए, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अगर अब पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर मुझे किसी चीज, मान लो मेरे पास ये मेरा हाथ एक स्प्रिंग है, अगर मुझे इस स्प्रिंग को खींचना है तो मुझे यहाँ पे स्ट्रेचिंग में हमेशा ज़्यादा एनर्जी लगेगी, या मुझे इसे कंप्रेस करना है तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, बजाय इसके कि मुझे इसका एंगल चेंज करना है। तो यहाँ से ये बात समझे हम, स्ट्रेचिंग की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा क्या होगी, बेंडिंग से ज़्यादा होगी। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल AB को मॉलिक्यूल है और वो स्ट्रेच कर रहा है, और AB मॉलिक्यूल है वही सेम मॉलिक्यूल बेंड कर रहा है, तो स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा होगी। स्ट्रेचिंग बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड फैक्टर है, जबकि बेंडिंग आपका बॉन्ड एंगल से रिलेटेड फैक्टर है। इतनी सी बात आपको समझ में आए। तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और अनसिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल कैसा होता है, मान लीजिए सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग ये हो गया, A सेंट्रल एटम है, B और B ये है, जब दोनों सब एक ही डायरेक्शन में, तो सिमेट्रिकल, और सब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हो अगर, तो इसको क्या कहते हैं हम, अनसिमेट्रिकल कहते हैं। ये अनसिमेट्रिकल है। तो असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। देखो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है कि या तो आप दोनों चीजों को कंप्रेस कर रहे हो या दोनों चीजों को आप एक्सटेंड कर रहे हो या तो खींच रहे हो। अब क्या करूं, अगर मेरा को एक हाथ को मैं हूं, एक तरफ से कोई 2 आदमी मुझे अगर अपोजिट डायरेक्शन में खींचे, एक इस तरफ को खींचे और एक इस तरफ को खींचे, तो बेसिकली क्या होगा, उस समय मेरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और मतलब देखो ये दोनों हाथ अगर मेरी एक ही डायरेक्शन में जाएं तो कम फ्रीक्वेंसी लगेगी, लेकिन एक हाथ इधर को जा रहा है, एक हाथ इधर को जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे ये समझनी है आपको कि अगर आपका स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में से स्ट्रेचिंग की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और स्ट्रेचिंग में से कि अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये आपको समझना है। एक और फैक्टर है IR आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम देखते हैं और उसके बाद कुछ और सवाल हम करते हैं। 1-2 और फैक्टर भी पढ़ने हैं हमको। पहले हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या पढ़ते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे आपको पता ही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरीके की होती है। एक होती है आपका इंटर और दूसरा होता है आपका इंट्रा में आपके पास शार्प पीक आती है। कैसी पीक आती है, शार्प, जबकि इंटर में आपके पास ब्रॉड पीक आती है। देखो भाई सवाल ऐसे ही बीच से आएंगे कि इंटर में से कैसी पीक आती है। अब ये शार्प और ब्रॉड का क्या मतलब है, देखो मान लेते हैं शार्प, यूवी के टर्म्स में बताता हूँ, शार्प और ब्रॉड का मतलब क्या है। ये जो है ये चौड़ाई, इसको कहते हैं हम ब्रॉड। ये क्या है आपका ब्रॉड पीक है। अब अगर मैं इस पीक की बात करूं, ये जो पीक है ये शार्प पीक है। मतलब देखो अगर चौड़ाई की बात हो रही होगी
तो ब्रॉडनेस की बात हो रही है, और अगर ऊंचाई की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है, शार्पनेस की बात हो रही है। बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर हम उसका आईआर स्पेक्ट्रा लेंगे और अगर उसमें हमको शार्प पीक मिल रही है तो मतलब उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जबकि ब्रॉड पीक अगर उसमें मिल रही है तो उसमें किस तरीके का बेंडिंग है आपकी, इंटर में। अगर मैं बात करूं, इंटर में जो फ्रीक्वेंसी में अंतर आता है वो ज़्यादा आता है, 200 का अंतर आता है, जबकि इंट्रा की वजह से फ्रीक्वेंसी में सिर्फ 20 से 40 सेंटीमीटर इनवर्स का अंतर आता है। तो ये फैक्टर हो गया। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है। एक और फैक्टर भी है, वो इसी में आता है वैसे, उस फैक्टर का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब थी जिसकी वजह से आवाज़ में भी बहुत सारी दिक्कतें थी, ठीक है जी। तो अब मैं आ रहा हूँ एक और फैक्टर पे। चौथा फैक्टर है आपका वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। और एक और फैक्टर बताऊंगा मैं आपको, वो होगा आपका क्या, रिंग साइज। इन 6 फैक्टरों को, चार तो मैंने बता दिया आपको, 5वां ये बता रहा हूँ और 6वां और बताऊंगा। इन 6 फैक्टरों को कलेक्टिवली अगर आप काम करते हैं तो आपके सब सवाल सॉल्व हो जाएंगे। मैं करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट में आता है, जो बेसिकली आपको याद रखना है। सबसे पहले होता है एमाइड, फिर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको लिखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिल एमाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया है, फिर होता है आपका एमाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, फिर हो गया है आपका कीटोन, फिर हो गया है आपका कीटोन, फिर हो गया है आपका एल्डिहाइड, फिर हो गया है आपका एस्टर, फिर एसिड क्लोराइड, और फिर हो गया है आपका एमाइड। ये फ्रीक्वेंसी का रेंज है। एनहाइड्राइड, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, एनहाइड्राइड। तो मैं अगर एमाइड की बात करूं तो एमाइड की फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 1690 सेंटीमीटर इनवर्स, एसिड क्लोराइड 1710 सेंटीमीटर इनवर्स, कीटोन 1715 सेंटीमीटर इनवर्स, एल्डिहाइड होता है आपका कितना 1725 सेंटीमीटर इनवर्स। एस्टर की बात करूं अगर मैं, ये होता है 760, एसिड क्लोराइड होता है आपका 1800, और ये दो पीक शो करता है, एक 1810 पे और आपका एक दूसरी पीक भी ये शो करता है 1810 पे और 1760 पे, दो पीक शो करता है। ये यहाँ पे ये समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमाइड की ये फ्रीक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए, और अगर पता नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा। मैं वो कैसे काम चलेगा वो बताता हूँ। एमाइड का होता है 1690, कार्बोक्सिलिक एसिड 1710, कीटोन 1715, एल्डिहाइड 1725, एस्टर 1760, एसिड क्लोराइड 1800, एसिड एनहाइड्राइड आपका 1800। देखो हाँ, एक और सवाल बनता है यहाँ पे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है ये फर्मी रेजोनेंस शो करता है। क्या शो करता है, फर्मी रेजोनेंस। कभी आपको बता दे कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बता दो जो फर्मी रेजोनेंस शो करता है, तो उसका नाम क्या होता है, जो फर्मी रेजोनेंस शो करता है वो है एसिड एनहाइड्राइड हो गया है। ठीक है, एक बार इस टेबल को लिख दीजिए। अब ऐसा क्यों चेंजेस आ रहे हैं जरा इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। बस सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ, मेरे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है, क्योंकि ये सब कार्बोनाइल कंपाउंड है ना, कार्बोनाइल ग्रुप है ये, दे ऑल आर कार्बोनाइल कंपाउंड, यहाँ से और यहाँ से। सबसे पहले एमाइड की बात करूँ मेरे पास, तो R हो गया और NH2 हो गया। बेसिकली अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये स्लाइटली नेगेटिव होगा और ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा। अब नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली नाइट्रोजन अगर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला बॉन्ड वीक बॉन्ड हो जाएगा और ये रेजोनेंस में आ जाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा O नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, कुछ ऐसा बन जाएगा ये। बेसिकली इसमें हुआ क्या है, यहाँ पे आप CO का बॉन्ड ऑर्डर देखो, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे जो है CO का बॉन्ड ऑर्डर 2 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 2 है। बॉन्ड ऑर्डर क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया है। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए एमाइड की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मैं इसी एमाइड की जगह पे अगर मैं क्या लगा दूं
कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दूं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दूं तो बेसिकली इस कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू ये स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, रेजोनेंस के बाद स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। अगर मैं और कंपैरिजन करूं एल्डिहाइड और कीटोन में, देखो ये है मेरे पास एल्डिहाइड और ये है मेरे पास क्या कीटोन हो गया है। तो बेसिकली ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, एल्डिहाइड की होगी। क्यों होगी एल्डिहाइड की, क्योंकि ये हाइड्रोजन अगर आप देखो बेसिकली अगर सिंपल समझो, अगर आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और अगर इसी के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो, विड्रॉइंग ग्रुप पे बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ऐसा क्यों होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखो बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ये जो पार्शियल ये जो CO का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा, उसकी पोलैरिटी कम हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जैसे ही खींचेगा तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगी। तो ये कार्बन किसके पास इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए जाएगा, ये कार्बन ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए जाएगा और जैसे ही वो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए जाएगा ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो वीक क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा और वीक हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया है, ये इसको भी जरा ध्यान से देख लेंगे। तो वहां पे जो समझने वाली बात ये है कि समझने वाली बात जो अभी तक थी वो ये थी कि आपको ये पता होना चाहिए एमाइड, एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। अगर आपको फ्रीक्वेंसी याद नहीं भी है कोई समस्या नहीं है, आपके पास पेपर में क्या हो सकता है वो आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें। एक सवाल ये हो गया है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और जी, कंजुगेशन अगर आपका बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। ऐसा क्यों होता है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बढ़िया सवाल लेता हूँ। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है जी, कंजुगेशन का एग्जांपल है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3। तो अगर मैं बताऊं फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी होगी, फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि बेसिकली ये रेजोनेंस में आके ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस में आ जाने की वजह से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसीलिए अब एक आखिरी फैक्टर मुझे आपको बताना है और फिर कुछ क्वेश्चन बताने हैं MCQ टाइप। फिर मैं आपको आखिरी में कुछ क्वेश्चन बता दूंगा और इससे बाहर नहीं जाएगा। एक और क्वेश्चन है रिंग साइज इफेक्ट। क्या है, रिंग साइज इफेक्ट। तो रिंग साइज इफेक्ट क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से देख लेते हैं कि अगर मेरे पास साइक्लो एल्कीन टाइप कंपाउंड है, कैसे टाइप कंपाउंड है, साइक्लो एल्कीन टाइप कंपाउंड है, इस तरीके के कंपाउंड है मेरे पास, मान लेते हैं। ठीक है, और तो आपके पास जो 3 मेंबर रिंग होगी उस मेंबर रिंग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। बेसिकली इसके केस में जो स्ट्रैचिंग होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि ये एंगल अगर आप देखोगे तो 120 डिग्री का एंगल। और हम इसमें ये पढ़ते थे ना
बनाना बॉन्ड, इस तरीके से तो पढ़ते थे, या हम ब्रेन स्ट्रिंग थ्योरी भी पढ़ते थे हम। तो उसी के बेस पे हम ये कह रहे हैं कि 3 मेंबर की जो रिंग होती है उसमें स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होता है, स्ट्रेन ज़्यादा होता है, इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अगर नंबर लिखना भी हो तो 1700 नंबर लिखना भी हो तो लिख सकते हैं, ठीक है जी। और अगर मुझे 5 मेंबर रिंग, हाँ ये है आपका। और अगर एक और कंपाउंड बता रहा हूँ मैं आपको, और फिर देखो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया है, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं CH3 C डबल बॉन्ड, एक कंपाउंड ये है, दूसरा Cl C डबल बॉन्ड O और CH3 ये है, तो दोनों में से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? ऑब्वियस सी बात है इसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन हाँ, और अगर मैंने यहाँ पे NO2 लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो बेसिकली हमने कहा फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है 4 फैक्टर पे, एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, दूसरा मास ऑफ एटम यानी रिड्यूस मास पे, अगला टाइप ऑफ वाइब्रेशन मोड पे, और चौथा फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है आपके इंडक्टिव इफेक्ट पे भी डिपेंड करती है, रिंग इफेक्ट पे भी डिपेंड करती है। थैंक यू।